सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8वें पेपर यानी कि आपके शांति शिक्षा सतत विकास का यहाँ पर सोल्यूशन लेकर के आए हैं। दोस्तों, सारे विषयों का सोल्यूशन आप मिला लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारे विषयों के सोल्यूशन की। ये लास्ट पेपर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का ये 4th सेमेस्टर का लास्ट पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोग का 4th सेमेस्टर का पेपर भी सब बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहा जाता है? ऑलरेडी इसको मैंने आप लोगों को कल ही अभी पढ़ाया था सुपर फास्ट रिवीजन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आक्रामकता, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? तदनुभूति, वकालत, समस्या समाधान या कृषि कार्य। तो कृषि कार्य यहाँ पर शांति कौशल में नहीं आएगा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। विश्व भारती और शांति निकेतन की स्थापना भी कल मैंने आपको सुपर फास्ट रिवीजन में कराया था। देखिए, पूछ भी लिया है किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार जिम्मेदार है? हिंसक फिल्मों के प्रसारण द्वारा, बच्चों के द्वारा हिंसक वीडियो गेम के कारण, विवादास्पद बयानों को प्रमुखता से दिखाने के कारण या उपयुक्त सभी। तो आज की मीडिया यही सब कर ही रही है। ऑप्शन 4 उम्मीद करती हूँ आप सभी ने लगाया होगा। तो बहुत ही आसान थे सारे बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अतलग उत्तरी प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीयकरण विधि क्या है? तो दोस्तों, अगर हम शांति शिक्षा की बात करें तो शांति शिक्षा में केंद्रीकरण विधि या केंद्रीकरण विधि का अर्थ है कि शिक्षा के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए छात्रों को हिंसा के कारणों और परिणामों के बारे में जागरूक करना, संघर्ष समाधान के तरीकों को सिखाना और शांतिपूर्ण समाज के लिए आवश्यक मूल्यों और कौशल को विकसित करना। 1 नंबर का प्रश्न था तो आपको वो ज्यादा नहीं लिखना था, यानी कि अगर आपने इतना भी लिखा होगा कि हिंसा के कारणों और परिणामों को समझना और समाधान का कौशल विकसित करना ही केंद्रीकरण विधि कहलाता है शांति शिक्षा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है प्राणायाम से क्या अभिप्राय है? तो आपको सिंपली 1 नंबर का प्रश्न था तो आपको बस यही लिखना था कि प्राणायाम सांस पर ध्यान केंद्रित करने का योग्य अभ्यास है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने का क्या है? एक योग अभ्यास है। बस आपको यही लिखना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है बहिरंग योग में कौन कौन से आते हैं? तो बहिरंग योग में दोस्तों यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 आते हैं। तो आपको यही लिखना था, 1 नंबर का प्रश्न था। ठीक है। इसके बाद व्यक्तित्व की प्रकृति बताइए। दोस्तों, किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है एक संरचना है जो उसके व्यवहार, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसका आसपास के लोगों से संबंध, ये सभी चीजें बताती हैं। ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जीवन काल में व्यक्ति की बदलती रहती हैं, या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यवहार, विचार और भावनाओं के उन विशिष्ट और स्थिर स्वरूपों का संग्रह है जो किसी व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग करता है और जो जीवन भर अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं, हालांकि बाद में बदल भी सकते हैं। तो आपको यही लिखना था। व्यक्ति एक तरीके से अगर आपने किसी व्यक्तित्व की परिभाषा भी लिखी होगी तो भी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है नैतिकता के 5 पंच मूल्य सूत्र लिखिए। नैतिकता के पंच मूल्य सूत्र। तो पंच मूल्य जो सूत्र है, पहला है सत्यनिष्ठा। पहला तो यही है सत्यनिष्ठा। उसके बाद सम्मान, उसके बाद दया, उसके बाद न्याय और फिर जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। तो बस यही है दोस्तों नैतिकता के 5 मूल्य सूत्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 सतत विकास के 3 आयाम कौन कौन से हैं? सतत विकास के 3 आयाम प्रमुख हैं। पहला है आर्थिक आयाम, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है पर्यावरणीय। तो हम अपना जो सतत विकास है वो अपना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास करें, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यही है सतत विकास। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भारतीय दर्शन की अगर हम विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आत्मा की सत्ता, यानी कि भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है जो कि अजर, अमर और शाश्वत है। इसके अलावा कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास करता है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह सुख हो या दुख,
पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता है भारतीय दर्शन, यानी कि भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और वह अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन में प्रवेश करती है। फिर मोक्ष की बात भी आती है। ठीक है, भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है, जो कि संसार के दुखों से मुक्ति और आत्मा की परम सत्ता के लिए के एकीकरण के लिए जरूरी है। दुख से मुक्ति, ठीक है, तर्क और ज्ञान, आत्मा की शुद्धि, संसार एक रंगमंच है। तो भारतीय दर्शन संसार को एक रंगमंच की तरह देखता है, जहां मनुष्य विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाता है और अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। तो ये इतनी सारी विशेषताएं हैं, अगर इसमें से अगर आपने आधा भी लिख दिया होगा तो आपको 2 नंबर मिल गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, शांति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो शांति शिक्षा के क्षेत्रों में दोस्तों हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, समाज, धर्म, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ये सब तो आते ही हैं। इसके अलावा शांति शिक्षा के क्षेत्र में परमाणु विरोध, यानी कि कोई भी देश किसी देश पर परमाणु बम से हमला ना करे, अंतर्राष्ट्रीय समझ, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, ये भी शांति शिक्षा के क्षेत्र में ही आता है, संचार कौशल, अहिंसा, संघर्ष समाधान तकनीकी, लोकतंत्र, मानवाधिकार, जागरूकता, विविधता के प्रति सहिष्णुता, सह अस्तित्व और लैंगिक समानता, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्य की अवधारणा स्पष्ट करते हुए मूल्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि मूल्य वे नैतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति को सही गलत में भेद करना सिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, समाज में सद्भाव, नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यही आपको लिखना था कि मूल्य होते क्या हैं और मूल्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालना था। तो समाज में नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना तभी आती है जब हर एक व्यक्ति के अंदर सत्य, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, सम्मान, न्याय, जिम्मेदारी की भावना होती है, जो अभी आपने देखा है नैतिकता के पंचमूल्य में। वही चीज आपको यहाँ पर विस्तार से लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय बताइए। तो भ्रष्टाचार दूर करने में अगर देखा जाए, सबसे पहले तो सख्त कानून होना चाहिए, कठिन मतलब बहुत ही सख्त होना चाहिए कि कोई भी भ्रष्टाचार करने से पहले सोचे। पारदर्शिता होनी चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए, नैतिक शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए ताकि सभी लोग भ्रष्टाचार करें ही ना, जन जागरूकता और सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यही सब है भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी ने दर्शन को किन भागों में बांटा है, उल्लेख करिए। तो दोस्तों गांधी जी के दर्शन की अगर हम बात करें तो गांधी जी के दर्शन को सत्य, अहिंसा, प्रेम और सर्वोदय जैसे 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो सत्य है, गांधी जी सत्य को ही अपने जीवन का आधार मानते थे। इसके अलावा अहिंसा है, अहिंसा आप सभी को पता है कि जो असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने 1920 में, उसे 1922 में उन्होंने वापस ले लिया था, सिर्फ और सिर्फ एक चौरी चौरा कांड होने की वजह से, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, 20 से 22 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी एक तरीके से थाने में आग लगा करके, जिससे गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था। तो गांधी जी का ये प्रण था कि अहिंसा से ही हम आजादी लेंगे। प्रेम, गांधी जी प्रेम को अहिंसा का आधार मानते थे और उनका मानना था कि प्रेम से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। इसके अलावा सर्वोदय, सर्वोदय का अर्थ है कि सभी का उत्थान। गांधी जी का मानना था कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाए किसी भी अवसर से। ठीक है, और गांधी जी स्वराज को भी मानते थे, सत्याग्रह को भी मानते थे। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, मानवाधिकार के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। मानवाधिकार के अगर हम प्रकारों की बात करें तो नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, यही सब आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हिंसा के प्रकारों में शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा और संरचनात्मक हिंसा, ये आ जाएंगे। ठीक है, अगर शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा या सामाजिक हिंसा केवल 3 ही आपने लिखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर टोटल आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को भी देख लिया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपका ये लास्ट पेपर था। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपने सारे के सारे पेपर्स में कितना अच्छा किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा आपके कौन से पेपर बहुत अच्छे गए, कौन से खराब गए, किसमें क्या दिक्कत आई, आप सब कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपका 4th सेमेस्टर कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, इसने आपकी बहुत हेल्प की होगी आपके चारों सेमेस्टर में। और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपका साथ देंगे। शिक्षक भर्ती हमारा एक ही सपना है कि जो भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है
वो शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा करे। तो चैनल से बने रहिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 7 के सातों विषय, ये आपका 8वां विषय है, सातों विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के क्वेश्चंस को मिला लीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।